हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कॉलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट, जिसको बोलते हैं आरएनएस थियरी ऑफ रिएक्शन रेट। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे nth ऑर्डर रिएक्शन, और उसको देखे थे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए nth ऑर्डर रिएक्शन जो निकाले थे इंटीग्रेटेड फॉर्म वो वैलिड नहीं था। फिर हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए देखे थे, जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड था। इसी तरह वो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सबके लिए वैलिड था, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर। साथ ही साथ हम लोग देखे सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं, चलिए, कॉलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट। आप जानते हैं कि जो भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टिव स्पेसीज होता है, उनके बीच में कॉलिजन होता है। रिएक्टिव स्पेसीज का मतलब है यहाँ एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो उनके बीच में कॉलिजन होता है, वो उसी को बेसिस मानकर ये थियरी दिया गया है, यानी द कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या कहीं रिएक्टिव स्पेसीज, इट में बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो कॉलिजन ही इसका बेसिस है, कॉलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट का। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है, गैस फेज बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो उसमें कॉलिजन देखा जाए, जिसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो 10⁻25 से लेकर 10⁻28 होता है। अब ये हम लोग को डिस्कस करना है कि एक्चुअल में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन को छोड़कर, मान लीजिए कॉलिजन हो रहा है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा, कॉलिजन के चलते रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आप भी हमारे साथ इसको नोट कर लीजिए। आपको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है क्या, जेड से इसके रिप्रेजेंट करते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को, जेड से। देखिए, जब भी कोई हम लोग रिएक्शन मिक्सचर लेते हैं, मान लीजिए, तो उसका वॉल्यूम भी है और उसमें पर यूनिट टाइम पर जो नंबर ऑफ कॉलिजन होता है उसी को हम लोग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इन पर यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड इन अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, टोटल नंबर of collisions in per second, in per second, in per unit, in per unit volume of reaction mixture, of reaction mixture is known as collision frequency, is known as collision frequency, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अगर बाईमॉलिक्यूलर देखें रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फॉर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, गैस फेज बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसमें जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है उसका वैल्यू 10⁻5 से लेकर 10⁻28 तक होता है। बहुत हाई वैल्यू होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का, मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन बहुत अधिक होता है। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि टोटल जो कॉलिजन होता है उसके चलते ये नहीं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। सभी कॉलिजन के चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, कुछ ही कॉलिजन होता है जिसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ हम लोग एज्यूम करेंगे जो भी है रिएक्टिव स्पेसीज, यानी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, उसको काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की तरह क्या एज्यूम किया जाता है इस थ्योरी में, उसको एज्यूम किया जाता है लाइक ए हार्ड स्फीयर। चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, जो भी हो उसको हम लोग हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम करते हैं। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड 10⁻25 से लेकर 10⁻28, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन होता है। लेकिन सभी कॉलिजन के चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग हार्ड स्फीयर एज्यूम किए हैं उसके बीच में जो कॉलिजन होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। फिजिक्स में आप पढ़े हैं ऐसा कॉलिजन जिसमें क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है,
उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। और ऐसा कॉलिजन जिसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, सॉरी, जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। तो ये तो फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। तो जो भी होता है एटम और मॉलिक्यूल और आयन, उनको हार्ड स्फीयर एज्यूम करते हैं, उनके बीच में जो कॉलिजन होता है उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन देखिए सभी जो कॉलिजन होता है उसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाता है, कुछ ही कॉलिजन होता है जिसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है। तो ऐसा कॉलिजन जिसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। और ऐसा कॉलिजन जिसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाता बल्कि अपने एक्चुअल स्टेट में रिटर्न हो जाता है, तो इस टाइप के कॉलिजन को कहते हैं हम लोग इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो देखिए कॉलिजन जब भी होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, तो उसमें 2 टाइप का कॉलिजन है, एक तो इफेक्टिव कॉलिजन और दूसरा इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है किसके चलते, तो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कॉलिजन के चलते। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन रेट बहुत हाई होगा, कोई ज़रूर नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपका कि कॉलिजन किस टाइप का हो रहा है। मान लीजिए ठीक है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हाई है, लेकिन अधिकतर कॉलिजन इनइफेक्टिव टाइप का है तो रेट स्लो हो जाएगा। लेकिन वहीं अधिकतर कॉलिजन इफेक्टिव टाइप का होगा तो रेट क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलिजन किस टाइप का, इफेक्टिव कॉलिजन है कि इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो रेट फास्ट होने के लिए किस टाइप का कॉलिजन अधिक होना चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन अधिक होना चाहिए। और रेट स्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, इनइफेक्टिव कॉलिजन अधिक हो जाना चाहिए। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ऑल दोज कॉलिजन from which reactive या from which reactant converted into product are known as इफेक्टिव इलास्टिक कॉलिजन। इफेक्टिव इलास्टिक कॉलिजन एंड वैसा कॉलिजन जिसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाता है उसको बोलते हैं हम लोग इनइफेक्टिव इलास्टिक कॉलिजन। तो उसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग। ऑल दोज कॉलिजन्स from which reactant do not converted into product are known as non-effective या ineffective इलास्टिक कॉलिजन। इनइफेक्टिव इलास्टिक कॉलिजन। तो इस तरह से आप देख लिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आपने ये भी देखा कि इफेक्टिव कॉलिजन किस कंडीशन में कहेंगे और इनइफेक्टिव कॉलिजन किस केस में कहेंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ कॉलिजन होता है पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड होता है उसको हम लोग तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में 2 टाइप का कॉलिजन होता है, जो जितना कॉलिजन होता है उसमें 2 टाइप का कॉलिजन होता है। एक तो इफेक्टिव यानी ऐसा कॉलिजन जिसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे कॉलिजन को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। और बाकी जो कॉलिजन जिसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनइफेक्टिव इलास्टिक कॉलिजन। तो ये तो हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए यानी ऐसा कॉलिजन जिसके चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए, यानी इफेक्टिव इलास्टिक कॉलिजन होने के लिए आपको 2 बैरियर क्रॉस करना होता है। एक तो प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, यानी आपको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा। फिर आपको
दूसरा होता है कि प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन होना चाहिए। एक प्रॉपर एनर्जी के साथ साथ कॉलिजन जो हो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी तो प्रॉपर होता है फिर भी इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन होना चाहिए। यानी इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए क्या बैरियर क्रॉस करना होगा, तो इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए 2 बैरियर क्रॉस करना होगा। एक तो आपको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। तो इस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है इफेक्टिव, केमिकल रिएक्शन होने का मतलब क्या, कॉलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। यानी केमिकल रिएक्शन अकर होने के लिए कितना बैरियर क्रॉस करना होगा, 2 बैरियर, एक एनर्जी बैरियर और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। तो इस तरह से आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं बैरियर। तो there are 2 barriers for effective elastic collision। एक तो है आपका एनर्जी बैरियर, और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर, यानी 2 तरह का बैरियर क्रॉस करना है, एक एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी बैरियर को, कि क्या है एनर्जी बैरियर रिएक्शन होने के लिए, यानी रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने के लिए इसमें एनर्जी बैरियर का क्या रोल है। फिर देखेंगे हम लोग ओरिएंटेशन बैरियर। तो चलिए सबसे पहले हम एनर्जी बैरियर देख लेते हैं। एनर्जी बैरियर, देखिए एनर्जी बैरियर को देखने के लिए हमको पहले तो देख लेते हैं एग्जाम्पल एक एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, तब जाके वहाँ समझ में आएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं फिर क्या होता है एनर्जी बैरियर। तो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक फिर इंडोथर्मिक, दोनों देख लेते हैं, उसके थ्रू हम लोगों को एनर्जी बैरियर आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर देख लेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ये जानते हैं आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी होगा। एक बार देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग सिस्टम को एनर्जी क्या करते हैं, देना पड़ता है रिएक्शन होने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होगा तो इसको एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी का मतलब हीट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़ता है उसको होने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर प्लॉट खींचे, यहाँ ड्रॉ करें प्लॉट, देखिए इधर ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इधर एनर्जी मान लीजिए रिएक्टेंट का एनर्जी है, और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है आपको प्रोडक्ट में। चूँकि आप जानते होंगे इसमें अगर ये इंथैल्पी है मान लीजिए रिएक्टेंट का,
रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इंथैल्पी H1, ये प्रोडक्ट का हो जाएगा इंथैल्पी H2। इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक तरह ये तो पोटेंशियल एनर्जी का है ग्राफ, इधर हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR शॉर्ट में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पाथ है, इसी पाथ के थ्रू रिएक्शन हो रहा है, जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो ये तो यहाँ है, चूँकि ये रिएक्टेंट का इंथैल्पी H1 है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी H2 है, यहाँ क्या है H2 लेस देन H1 है। और ये जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ इंथैल्पी। ये आपका हो जाएगा चेंज ऑफ इंथैल्पी इतना, इसको डेल्टा H। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा आपको H2 माइनस H1। चूँकि H2 लेस देन H1 से, H2 लेस देन H1 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। आप जानते भी हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो चेंज ऑफ इंथैल्पी होता है उसकी वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चेंज ऑफ इंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव होता है, यानी हीट रिलीज करता है सिस्टम। ये तो कन्फर्म आपको मालूम है। यहाँ देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, अचानक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या होता है, रिएक्टिव जो स्पेसीज होते हैं और वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन जैसे कोलाइड करने जाएगा तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन को ओवरकम करना है, इसलिए हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ही कोलाइड करता है, क्योंकि रिपल्सन के फोर्स को क्या करना है, ओवरकम करना है। इसलिए हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ही कोलाइड करता है। और जब उसकी एनर्जी प्रॉपर होगा तब ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचना, ये एनर्जी बैरियर है। तो यहाँ जो स्पेसीज बनता है इस स्टेट पर, इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ जो स्पेसीज बनता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये स्टेबल नहीं होता है, इसकी लाइफ टाइम बहुत कम होता है, लाइफ टाइम कम होता है। एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल हम लोग एज्यूम भी करते हैं कभी कभी कि ऐसा होता होगा, तो ये रियल वे में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड नहीं कर पाते हैं इसको। तो ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में जाएगा, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, पहले तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना होगा, इस बैरियर को क्रॉस करना होगा, यहाँ पहुँचेगा तभी इधर जाएगा। अगर इस स्टेट पर नहीं जाएगा तो ये रिएक्टेंट फिर अपने एक्चुअल स्टेट में आ जाए। मान लीजिए कोलाइड किया, यहीं पहुँचा, फिर रिटर्न बैक हो गया, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में। मान लीजिए यहाँ पहुँचा, फिर अपने एक्चुअल स्टेट में आ गया, तो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो क्या करना होगा, पहले तो ये तो बैरियर को क्रॉस करना होगा, यहाँ तो पहुँचना ही होगा, यहाँ पहुँचेगा तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी केस आएगा कि आपको ये प्रॉपर एनर्जी देने के बावजूद यहाँ पहुँचेगा भी, तो भी रिएक्टेंट बाउंस करके बैक हो जाता है, वो प्रोडक्ट में नहीं जा पाता है। इसका कारण है कि प्रॉपर डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन नहीं होता है, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन नहीं होता है। इसी के चलते प्रॉपर एनर्जी रहने के बावजूद भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसको तो हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन बैरियर को, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं एनर्जी बैरियर। पहले तो इसको क्रॉस करना ही होगा, इस बैरियर को क्रॉस करना ही होगा। तो यहाँ रिएक्टेंट को यहाँ पहुँचाने के लिए आपको एक एनर्जी देना पड़ेगा। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए ये इसको मान रहे हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को कहाँ पहुँचाना है, ट्रांजिशन स्टेट पर। तो ये जो मिनिमम एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, रिएक्टेंट को जो मिनिमम एनर्जी देते हैं हम लोग रिएक्शन होने के लिए, इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए यहाँ ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इतना एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे तब जाके ट्रांजिशन स्टेट पर पहुँचेगा। तो इस एनर्जी को कहते हैं, जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं मिनिमम एनर्जी, इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले रिएक्टेंट का कुछ अपना एनर्जी है, पहले से भी एनर्जी है, और इतना एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एनर्जी तो पहले से ही रिएक्टेंट का है, अब प्लस इतना एनर्जी दे रहे हैं। अगर ये टोटल एनर्जी कहें तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ से अगर काउंट करें इसको, यहाँ से अगर काउंट करें टोटल एनर्जी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतना अगर मिनिमम एनर्जी रिएक्टिव स्पेसीज रखता है तभी वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में।
अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से और यहाँ तक जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो एनर्जी हम लोग देते हैं रिएक्टेंट का, ये तो अपना खुद का एनर्जी है, और इतना एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है पूरा एनर्जी वो तो सम है रिएक्टेंट का अपना एनर्जी प्लस ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो देखिए बैकवर्ड का भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ये बैकवर्ड डायरेक्शन का है, इसको ये डैश मान रहे हैं। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन का, फिर एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहता है बैकवर्ड डायरेक्शन का, आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो उस केस में हम लोग निकाल सकते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिए आपको अभी बताएं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, नेगेटिव है, यही वैल्यू है, यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, यानी छोटे में से यहाँ बड़े को घटा रहे हैं। यहाँ देखिए आपको ये डैश क्या, ये लेस देन ये डैश, यानी ये बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है और फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। अभी जस्ट बताए थे चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। इससे क्या निकलेगा, हम लोगों को निकलेगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये तो नोट कराएंगे आपको, यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी नोट करवा देंगे हम। ये तो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये जो एनर्जी है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो हो गया। उसी तरह हम लोग एंडोथर्मिक के लिए देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है, यहाँ तो एनर्जी देते हैं यानी हीट देते हैं तो इंथैल्पी तो बढ़ जाता है, सिस्टम को हीट देते हैं इसलिए इंथैल्पी बढ़ जाता है। रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इधर, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट H1, और ये क्या हो जाएगा आपका H2। तो इस बार क्या हो गया, H2 ग्रेटर देन H1 है, तो डेल्टा के H की वैल्यू क्या होगा, H2 माइनस H1, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगा इस बार। ध्यान दीजिए ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ जो स्पेसिस बनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बाकी सब कुछ इसमें भी वही है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, और ये इस बार एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगा। इस बार क्या है, ये जो है ये डैश लेस देन ये है, तो डेल्टा एच अगर निकालना चाहेंगे आप ये माइनस ये डैश, तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू तो इस बार पॉजिटिव आएगा। और यही जो है हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, डेल्टा एच की वैल्यू इस बार पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम को हीट दे रहे हैं, इंथैल्पी बढ़ रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जैसा इसमें है वैसा ही उसमें है, इसमें कोई ये नहीं है, थोड़ा सा ये वैल्यू चेंज हो जा रहा है। तो आप इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ हम लिखवा देंगे एक्टिवेशन एनर्जी, पूरा यहाँ से यहाँ जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वीडियो आप पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। इस तरह से आप नोट कर लिए होंगे। तब हम देख लेते हैं आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको देख लेते हैं एक्चुअल में क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है, इतना मिनिमम एनर्जी है किसके लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। यहाँ पहुँचेगा ये रिएक्टेंट, यहाँ पहुँचेगा तभी ये प्रोडक्ट में जाएगा। तो ये इतना मिनिमम एनर्जी है, इतना तो होना ही चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये एनर्जी जो हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देते हैं
किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए या किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को पार्टिसिपेट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो चलिए लिखते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy which must possess by the reacting species, by the reacting species। रिएक्टिंग स्पेसीज का मतलब क्या है? एटम, मॉलिक्यूल और आयन। लिख लेते हैं इसको, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। रिएक्टिंग स्पेसीज as to make the chemical reaction to occur, the chemical reaction to occur is known as threshold frequency, is known as threshold energy, is known as threshold energy। तो क्या हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी? इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? हम लोग दे रहे थे, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। तो मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required is required to convert या to participate the reacting species, the reacting species in the chemical reaction, in the chemical reaction is known as activation energy, is known as एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? दोनों का सम है। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा क्या है जो एक्चुअल एनर्जी है रिएक्टिंग स्पेसीज का अपना खुद का एनर्जी प्लस एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। दोनों का सम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअल एनर्जी या एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज प्लस आपको एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों का सम है। ये वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे।
ये तो हो गया एनर्जी का टर्म क्या था, एनर्जी बैरियर। अब दूसरा देखना है, कभी कभी क्या होता है रिएक्शन में, प्रॉपर एनर्जी रहने के बावजूद भी रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होने के लिए भी बताए थे, इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए 2 बैरियर क्रॉस करना है। एक तो एनर्जी बैरियर, दूसरा क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी सफिशियंट है लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन नहीं होने के चलते रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट में। तो इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए आपको 2 बैरियर क्रॉस करना होगा, एक तो एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। तो एनर्जी बैरियर तो हम लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। ये एक्चुअल में ओरिएंटेशन बैरियर क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो एनर्जी अकेले डिटरमाइन नहीं करता इफेक्टिवनेस ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉलिजन जो हो रहा है रिएक्टिंग स्पेसीज का एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। इफेक्टिव कॉलिजन के लिए क्या है, रिएक्टिव स्पेसीज का कॉलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो एनर्जी एलॉन, कुछ पॉइंट इसमें लिख ले रहे हैं, एनर्जी एलॉन डज नॉट determine the effectiveness of the reaction. The effectiveness of the reaction effectiveness of the reaction। फिर क्या है, आपको क्या होना चाहिए, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन रिएक्टिंग स्पेसीज must collide in a proper direction, in proper manner या proper direction, proper manner, in proper manner। तो ये होना चाहिए, एनर्जी के साथ साथ एक कॉलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2 है, H2 से मिलकर HI बना रहा है मान लीजिए। तो क्या है, मान लीजिए H2 है, H हम ले रहे हैं और I2 से मिलेगा, ये कोलाइड करेगा प्रॉपर डायरेक्शन में, तब क्या होगा, देखिए ये H इंट्रैक्ट होगा I से, इससे इंट्रैक्शन होगा। जब इसका इंट्रैक्शन इधर बढ़ेगा तो ये इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, H के बीच के में इंट्रैक्शन घट जाएगा। जब भी H का इंट्रैक्शन I से होगा, आयोडीन से, तो H के बीच में जो इंट्रैक्शन है वीक हो जाएगा। ये इधर इंट्रैक्शन हो गया I से, उसी तरह जब I का इंट्रैक्शन H से हो रहा है तो I और I के बीच में इंट्रैक्शन घट जाएगा। तो ये तो रिएक्टेंट है आपका, ये क्या बन गया, यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, ये देखिए इसका इंट्रैक्शन बढ़ रहा है इनके बीच में, H और I के बीच में, इधर भी H I के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये पूरा टूट जाएगा, ये भी पूरा टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट बन जाएगा, ये भी कंप्लीट बन जाएगा। तो क्या बन गया, HI और HI, यानी 2 मोल बन गया HI का। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन हुआ तभी जाके प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। तो क्या जरूरी है, कॉलिजन एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए,
अगर प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन नहीं होता तो ये नहीं बनता। मान लीजिए हम कर रहे हैं, एच ऐसे है और आई कुछ ऐसे जाता, ऐसे कोलाइड करता, तो ये फिर आपको प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन नहीं है, फिर प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो कोई भी कॉलिजन इफेक्टिव होने के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, यानी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा, साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन होना चाहिए। मॉलिक्यूल जो कोलाइड करा एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करे तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल और ले रहे हैं। देखिए CH3 ये Br है और इसको यहाँ देखिए बॉन्ड पोलर है, इस पर Br पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन के रेस्पेक्ट में, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ OH है, तो अगर OH डायरेक्ट इसके सामने आएगा, Br के सामने अटैक करेगा, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर डायरेक्ट सीधे अटैक करना चाहे तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन यानी नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा, मान लीजिए CH3 Br ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव और OH ये माइनस से बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पर, तो ये निकल जाएगा आसानी से। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपका, CH3OH और ये हो जाएगा Br माइनस। तो ये अगर देखिए यहाँ प्रॉपर डायरेक्शन में हुआ है कॉलिजन, तो यहाँ तो प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन यहाँ एनर्जी था, सफिशिएंट एनर्जी रहने के बावजूद भी यहाँ प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन नहीं हुआ। ये सामने से अटैक किया, तो इसके चलते इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है, ये कहाँ से अटैक करे, बैक साइड से अटैक करे। तो आपने देख लिया कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए, इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए एनर्जी बैरियर के साथ साथ आपको क्या क्रॉस करना होगा, आपको क्रॉस करना होगा ओरिएंटेशन बैरियर, यानी एक प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन होना चाहिए, तभी जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हो गया ओरिएंटेशन बैरियर आपको, ये तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशनशिप, दोनों बैरियर हो गया फिनिश। रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में। ये रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन, क्योंकि यहाँ तक कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इफेक्टिव कॉलिजन की बात किया जा रहा है, पूरे रिएक्शन में कंसंट्रेशन को तो कांस्टेंट कर दिया गया है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन जितना बढ़ाएंगे, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाए, एनर्जी बढ़ेगा, रिएक्टिंग स्पीशीज का नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी रेट देखा जाए तो इफेक्टिव कॉलिजन किस पर डिपेंड करेगा, एक तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। ये रेट किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जेड, मान लीजिए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कोई ले रहे हैं एक रिएक्शन, मान लीजिए A प्लस B मिलकर ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो ये ZAB क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन, और इनटू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन,
फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, क्योंकि देखिए इसमें तो दोनों टर्म इन्वॉल्व है। कौन कौन टर्म इन्वॉल्व है आपको? इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कॉलिजन इन्वॉल्व है, दोनों इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव, क्योंकि ये तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, लेकिन टोटल कॉलिजन के चलते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाता है, हमको उसी को कंसीडर करना है जिसके चलते रिएक्टेंट किस में जाता है, यानी इफेक्टिव कॉलिजन के चलते रिएक्टेंट किस में चला जाता है, प्रोडक्ट में। तो फ्रैक्शन को कंसीडर करना है इसमें। मान लीजिए एफ से इंडिकेट कर रहे हैं तो ZABN2F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। बाद में ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं E⁻⁻E/RT। इसको बोल्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं, बोल्जमैन फैक्टर। E/RT को E⁻⁻E/RT को बोल्जमैन फैक्टर भी बोला जाता है। ये क्या है एक्चुअल में? ये है देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जिसकी एक्टिव एनर्जी क्या है, जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या अधिक हो तो बैरियर क्रॉस कर जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल और उससे अधिक एनर्जी अगर मिल रहा है रिएक्टिव स्पेसिस को तो बैरियर क्रॉस कर जाएगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल का ये फ्रैक्शन है जिसको बोल्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं, बोल्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं हम लोग। तब आप अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा ZAB और E⁻⁻E/RT। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है, जो इस टर्म में एक करेक्शन किया गया है, क्योंकि जो देखिए ये तो अभी हम मान रहे हैं एनर्जी वाला टर्म कंसीडर कर रहे हैं। एक और टर्म कंसीडर करना है आपको, ओरिएंटेशन का टर्म, क्योंकि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रॉपर एनर्जी दे दिया जाए रिएक्टिंग स्पेसिस को तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक और कंडीशन है कि एनर्जी के साथ साथ उनका कॉलिजन भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। तो इसके लिए एक हम लोग टर्म यूज करते हैं, P फैक्टर लेते हैं, जिसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हम लोग यूज करते हैं P, जिसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं P को। ये ओरिएंटेशन के चलते टर्म आया है। ये जो टर्म आया किसके चलते आया है, ओरिएंटेशन के चलते टर्म आया है ये टर्म। और ये दोनों मिलकर हो जाता है आर्हेनियस कांस्टेंट के इक्वल। ये दोनों मिलकर इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे A⁻⁻E/RT। यही ए है, आर्हेनियस फैक्टर है, ये आपका आर्हेनियस फैक्टर है, आर्हेनियस फैक्टर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी फैक्टर को कंबाइन करके आर्हेनियस फैक्टर हम ले लिए हैं। तो देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन आगे चल के, ये देखिए पूरा जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट के इक्वल है, यही के है रेट कांस्टेंट के इक्वल है। चूँकि यहाँ कंसंट्रेशन का वेरिएशन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है उसका रेट बढ़ रहा है, यानी एक प्रॉपर एनर्जी देने के बाद रिएक्टेंट का वो एनर्जी हम आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसका कारण होता है कि नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता है और उसमें भी एक प्रॉपर एनर्जी मिल जाता है रिएक्टेंट को। तो यहाँ कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखा गया है, इसमें वेरिएशन देखा जा रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड नहीं करता है, साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है उसका रेट।
सिर्फ कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में देखिए कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है यहाँ, सिर्फ ये किसके इक्वल हो जा रहा है, अगर कंसंट्रेशन के कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, तो रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। ये बताएंगे आर्हेनियस इक्वेशन है, के हो जाएगा रेट कांस्टेंट, के इक्वल टू लिखेंगे हम लोग ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और इसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं आप लोग, के लिखते हैं। मान लीजिए ए बी में जा रहा है और मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या लिख सकते हैं, टी टाइम पर जो ए का कंसंट्रेशन है और इसको कांस्टेंट कर देंगे आप, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, के प्रोपोर्शनल, रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल। ये रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यही रेट कांस्टेंट है। ये आर्हेनियस इक्वेशन है, के इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो रिएक्शन का रेट होता है कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म है, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके चलते बढ़ता घटता है, तो कैटलिस्ट का भी हम लोग इफेक्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसमें हम लोग मेन फोकस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज तो यहीं इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं वीडियो को। थैंक यू।